5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजे पूरी तरह साफ हो गए हैं। बीजेपी ने इतिहास रचते हुए 5 में से 3 राज्यों में स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भाजपा सरकार बनाने जा रही है। वहीं केरल में कांग्रेस सरकार बनने के साथ ही 50 साल में पहली बार लेफ्ट का आखिरी किला ढह गया। पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाले एलडीएफ गठबंधन ने इस चुनाव में करारी हार का सामना किया है। बता दें, इन 5 राज्यों में सबसे अधिक नजरें लोगों की बंगाल चुनाव नतीजों पर टिकी थीं, जहां दीदी के 15 साल के शासन का सत्ता पलट हुआ है। अपनी हार के बाद ममता बनर्जी ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए, जबकि कांग्रेस ने कहा कि जहां उनकी स्थिति मजबूत थी वहां वे जीते और नतीजों पर आत्ममंथन करेंगे। चुनावों में मिली प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने इसे भाजपा कार्यकर्ताओं की जीत बताया। पश्चिम बंगाल के नतीजों पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर विश्वास जताते हुए राज्य के विकास के लिए तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर भाजपा को चुना। इसका सीधा मतलब है कि अब बंगाल का विकास सुनिश्चित और तेज गति से आगे बढ़ेगा। पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी में बीजेपी सरकार बनाएगी। केरल में कांग्रेस सरकार, लेफ्ट का आखिरी किला ढहा। तमिलनाडु में टीवीके ने डीएमके का 77 साल पुराना किला किया ध्वस्त। बीजेपी का पहली बार केरल में खाता खुला, 3 सीटें जीती। बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब पश्चिम बंगाल आज मां गंगा के इर्द गिर्द बसे इन राज्यों में बीजेपी एनडीए सरकार है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लिए बड़ी खुशखबरी है। टीएमसी की जो निरंकुश सरकार थी उससे निजात मिलेगा और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत में सरकार बनेगी। आसाम में तो निश्चित रूप से बनी रही है। पुडुचेरी में भी भारतीय जनता पार्टी वहां पर भी जीत रही है और तमिलनाडु, केरल में भी पहले से हम लोगों की स्थिति अच्छी हो रही है, तो वहां की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उधर 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस ने संतुलित और सोच समझकर प्रतिक्रिया दी है। पार्टी का कहना है कि जहां उनकी पकड़ मजबूत थी वहां उन्होंने अपना दबदबा दिखाया। हालांकि कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बीजेपी की बम्पर बढ़त पर सवाल उठाए और कहा कि पश्चिम बंगाल में चौंकाने वाला रिजल्ट आया है। तमाम तरीके की बातें वहां से आ रही हैं। सीसीटीवी फुटेज से लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए गए हैं। चुनाव आयोग को सफाई देनी चाहिए। सचिन पायलट केरलम के लिए कांग्रेस के पर्यवेक्षक भी हैं। उन्होंने केरलम में कांग्रेस सरकार बनने पर राज्य की जनता को धन्यवाद दिया। बहुत खुशी है हमें कि केरल में अच्छी जीत हमारी होने जा रही है। 10 साल से लेफ्ट सरकार थी, उसको बाहर करने का रास्ता जनता ने दिखाया है। बंगाल में भी उलटफेर हो रहा है, तो मुझे लगता है कि जो जनता का निर्णय है, जो भी परिणाम आएंगे, सबको स्वीकार हो। बहरहाल इन चुनावों ने न सिर्फ राज्य में सत्ता के समीकरण बदले हैं, बल्कि राजनीतिक बहस और लोकतंत्र की प्रक्रियाओं पर भी नए प्रश्न खड़े किए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये नतीजे राज्य और केंद्र की राजनीति पर किस तरह असर डालते हैं और आने वाले चुनावों में इसका कितना प्रभाव दिखाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे पूरी तरह से साफ हो चुके हैं और इन नतीजों ने भारतीय राजनीति में बड़ा बदलाव ला दिया है।
भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में स्पष्ट बहुमत हासिल करके सरकार बनाने की स्थिति में खुद को पहुंचा दिया है। तो वहीं केरलम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, जहां 50 साल में पहली बार लेफ्ट का किला ध्वस्त होता नजर आया है। सबसे ज्यादा निगाहें पश्चिम बंगाल पर ही थीं, जहां पर ममता बनर्जी के 15 साल पुराने शासन का अंत हो गया है। चुनावी नतीजों के बाद उन्होंने प्रक्रिया पर सवाल उठाए, जबकि कांग्रेस ने आत्ममंथन की बात कही है। पीएम मोदी ने इस जीत को पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम बताया है। तो आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में कुछ खास मेहमान शामिल हो रहे हैं, आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं गंगेश द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। गंगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं वासु शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वासु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले तो वासु जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आज का दिन आपके लिए बहुत ही खास है। असम आपने रिटेन किया, पश्चिम बंगाल में इतिहास रच दिया और केरल में भी पहली बार खाता खोल लिया। 3 सीटें आपकी आई हैं, तो निश्चित रूप से आप बधाई के हकदार हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि सोचा था कि मतलब इतनी बड़ी जीत मिलेगी या अनएक्सपेक्टेड लगा? कुछ ऐसा लगा कि अप्रत्याशित जीत मिल गई, इतना नहीं सोचा था, ऐसा कुछ? क्या कहेंगे वासु जी? दिव्यांशु जी, देखिए, निश्चित रूप से सबसे पहले तो बंगाल की जनता को, असम की जनता को, पौंडीचेरी की जनता को, तमिलनाडु की जनता को, सारे जहां भी राज्य में चुनाव हुए सारे जनता को मैं बधाई देना चाहता हूं। निश्चित रूप से उन्होंने अपना वोट दिया और जिस भी पार्टी को चुना वह उनका अधिकार है। लेकिन पश्चिम बंगाल की जो बात है दिव्यांशु जी, आपने देखा होगा पहले वहां भय युक्त चुनाव हुआ करता था, लेकिन इस बार भय मुक्त चुनाव हुआ। और जब भय मुक्त चुनाव हुआ तो जनता ने किस प्रकार वोट दिया और कैसे टीएमसी के लोगों को उखाड़ फेंका वहां की जनता ने। टीएमसी के कुशासन से, टीएमसी के कट मनी की सरकार से किस प्रकार से लोगों को परेशान किया जाता था। और एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते ममता बनर्जी जी कहती थी कि रात के 8 बजे के बाद महिलाओं के बाहर निकलने का क्या काम। तो आप यही से समझ सकते हैं कि महिलाओं के अपराध में कितनी बढ़ोतरी वहां पर थी। जब स्वयं मुख्यमंत्री इस बात को कह रही है तो महिलाओं का मामला, महिलाओं के लिए मामला बड़ा गंभीर था। आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामला हो, संदेश खाली का मामला हो, किस प्रकार से टीएमसी के लोग जिसका पीड़ित लोग थे उनके साथ खड़े नहीं हुए, वो खड़े हुए जो पीड़ित जो उनके अपराध किए थे उनके साथ खड़े हुए। तो कहीं ना कहीं जनता ने देखा है किस प्रकार से 15 साल के कुशासन को, कट मनी के सरकार को लोगों ने झेला है। कहीं ना कहीं उनपे ऑप्शन दिखा बंगाल की जनता को भारतीय जनता पार्टी का। और एक तरफ नरेंद्र मोदी की सरकार है जो लगातार अनेक राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उन्होंने देखा वहां के ट्रैक रिकॉर्ड को। भारतीय जनता पार्टी में उदाहरण के साथ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यूपी की बात कर ले। यूपी को अपन 10 साल पहले अगर देखेंगे, लगभग 10 साल योगी जी की सरकार, तो वहां भी भययुक्त वातावरण होगा था। लेकिन कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वहां पर आप देखेंगे फैक्ट्रियों से लेके, व्यवसाय से लेके बड़े बड़े उद्योग वहां पर लग रहे हैं। यही कब ममता बनर्जी की 15 साल की सरकार में वहां से उद्योग धंधे पलायन कर गए, लोग पलायन करना चालू कर दिए और गुंडागर्दी इस प्रकार कि लोग भयभीत थे। आज जब चुनाव, सबसे पहले दिव्यांशु जी चुनाव आयोग को बधाई देनी चाहिए कि निष्पक्ष चुनाव कराने में उनका योगदान, अहम भूमिका चुनाव आयोग ने निभाया कि लोग आज लोकतांत्रिक तरीके से अपना मत का अधिकार बगैर किसी से डरे हुए आज वो वहां पर अधिकार दे पाए हैं। लोग ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनी है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि अब भय मुक्त बंगाल बनने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए ठीक है, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं चर्चा में। अमित श्रीवास्तव जी शामिल हो गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अमित जी, स्वागत है आपका IND24 में और आपको भी बधाई। केरल में आपने 10 साल बाद वापसी की है और तमिलनाडु, जहां पर यह कहा जा रहा है कि जो इस बार एकदम ही अप्रत्याशित सा परिणाम निकल करके आया है, जोसेफ विजय चंद्रशेखर, जिन्हें थलापति के नाम से भी जाना जाता है, उनकी पार्टी टीवी के, जिसने पहली बार ही चुनाव लड़ा और इतिहास रच दिया, और उसके साथ इस तरह की खबरें हैं कि आप कोएलिशन में गवर्नमेंट बनाने की स्थिति में है। अमित जी, फिर भी ये कहा जाएगा कि कहीं थोड़ी सी कमी तो रह गई। भाई असम की बात की जाए या तमिलनाडु की बात की जाए तो आपका परफॉर्मेंस वैसा नहीं रहा जैसे कि उम्मीद थी। क्या कहेंगे? जी, निश्चित तौर पे सबसे पहले तो मैं अपने अनुज वासु जी को बधाई देना चाहता हूं कि उनकी सरकार आई और निश्चित तौर पे सरकार चाहे किसी भी पार्टी की आए, कार्यकर्ता मेहनत करता है, इसलिए
प्रचंड बहुमत से जो उनकी सरकार बंगाल में आई है, मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ, और असम के लिए भी और पुडुचेरी के लिए भी। रही बात, आपने ठीक कहा, थोड़ी कमी नहीं बहुत कमी रह गई, मुझे ऐसा लगता है। और निश्चित तौर पे आपने ठीक कहा कि केरल की जनता ने हम पे विश्वास किया और तमिलनाडु में भी हम कोalition गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन इस पूरे चुनाव में, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बंगाल में जो तुष्टीकरण किया गया, ममता दीदी ने रास्ता दिखाया बीजेपी को और उसके कारण उनको स्पेस मिली। और अगर वो अच्छे से सरकार वहां पर चलती, जैसा भी वासु शर्मा जी ने कहा कि कट कमीशन और करप्शन वाली सरकार नहीं होती, तो मुझे लगता है इतना बड़ा मार्जिन से बीजेपी कभी नहीं जीतती। लेकिन यक्ष प्रश्न ये है कि कहा भी जाता है ना दिव्यांशु जी, कि नाम काटकर जीतना अगर सियासत का उसूल है, नाम काटकर जीतना अगर सियासत का उसूल है, तो ये जीत नहीं साहब, लोकतंत्र ही भूल है। और जब मैं कहता हूं तो इसके पीछे पूरा तर्क होता है कि आप देखिए कि 91 लाख जो वोट है वो काट दिया गया, जनता की आवाज को दबाया गया और 30 लाख वोट को फ्रीज करके रख दिया गया। देखिए बंगाल का चुनाव 1000, 2000, 5000 के मार्जिन से चुनाव जीता जाता है, और वहां पर अगर आप 30 लाख वोट को फ्रीज कर देंगे तो आप ये समझ लीजिए कि लगभग, अगर बंगाल की पॉपुलेशन आप देखेंगे तो 6 करोड़ 82 लाख पॉपुलेशन है, मतलब लगभग आप 13% वोट आपने हटा दिया, जो आसानी से परिणाम बदलने की ताकत रखते थे। मतलब जहां मुकाबला 5-10 हजार वोटों का था, वहां लाखों लोगों का नाम हटाना, ये क्या संकेत देता है कि ये कोई संयोग है कि कोई प्रयोग है? क्योंकि अब ऐसा माना भी जा रहा है और बंगाल की जनता का ये सोचना भी है कि बंगाल में चुनाव अब बैलेट से नहीं, लिस्ट से लड़ा जा रहा है। और अगर आप जनता से नहीं जीत पा रहे हैं, पिछले बार आप 77 में रोक ली थी जनता ने, तो इस बार आप डेटा से खेल रहे हैं, और कटा हुआ नाम जो है वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र पे एक चोट है। अब मैं आता हूं कि जिस प्रकार से बंगाल में हमने देखा या दूसरी जगह में हमने देखा, तो आपको समझना पड़ेगा कि आप कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने जो किया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जैसे कलकत्ता में रूम नंबर 17, वहां पर जिस प्रकार से काउंटिंग की गई, शिकायत करने के बाद 30 जगह की शिकायत हुई, खोला एक ही जगह गया, सीसीटीवी बंद कर दिए गए, 2.5 लाख से ज्यादा वहां पर रिजर्व फोर्सेस लगा के रखा गया। ठीक है, उसमें कहीं खराब चीज नहीं है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए जो इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए वो होना चाहिए। लेकिन मैं फिर कह दूं कि कहीं ना कहीं आप देखिए, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन मुझे लगता है ऐसा नहीं है। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कह दूं कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, और जनता का जो भी निर्णय है बड़ी विनम्रता के साथ हम स्वीकार करते हैं। और पुनः मैं अपने छोटे भाई वासु शर्मा जी को बधाई देता हूँ। ठीक है वासु जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन गंगेश जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, एक टिप्पणी उनसे भी चाहूंगा। गंगेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज का दिन और ये जो रिजल्ट आया है, ये जो परिणाम आया है, अपने आप में ये केस स्टडी है, मैं इसको एक केस स्टडी की तरह देखता हूँ। भाई बंगाल की बात कर लें, तमिलनाडु की बात कर लें, या अपन केरल की बात कर लें, खास करके बंगाल और तमिलनाडु की बात करना चाहेंगे कि बंगाल में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भाई क्या कारण रहा कि इस तरह का परिणाम आया है, कि बीजेपी ने ऐसा क्या किया कि पहले 2016 में 3 सीटें, उसके बाद 77 सीटें 2021 में, और अब सीधे 190 और 200 के पार टैली दिखा रही है कि भाई 200 के पार जाते हुए दिख रहा है। और तमिलनाडु में तो आज मतलब मैं कहूंगा कि इतिहास रच दिया गया। एक ऐसी पार्टी जो अभी मात्र 2-2.5 साल ही हुए हैं उस पार्टी को बने हुए ही, और इस तरीके से थलापति विजय ने कमाल ही कर दिया। कैसे देखते हैं आप इसे, क्या कहेंगे गंगेश जी? देखिए, सबसे पहले तो सबसे महत्वपूर्ण जिसपे सारे देश की नजर थी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में अमित जी ने जो तर्क दिए हैं, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं कि जिस तरह से नाम कटे हैं उसका असर निश्चित तौर पर चुनाव में हुआ होगा। लेकिन इस बात से मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूं कि इतना जो चेंज आया है 90 से सीधे 200 पार, ये चेंज जो केवल आंकड़ों की बाजीगरी से कर पाना बहुत मुश्किल है। एक बात ये, दूसरी बात ये है कि जो मीडिया में रिएक्शन आ रहे थे, जो बहुत सारे सोशल मीडिया यूट्यूबर्स थे, पत्रकार लोग जो वहां सक्रिय थे, वो लोग जब जनता से बात कर रहे थे तो मैंने देखा अक्सर जनता का जो रिएक्शन दिखा है बंगाल में, बहुत खामोश रही, लोग बात करने से बच रहे थे। तो जनरली ऐसा कब होता है जब कि कोई सरकार, कहीं ना कहीं सरकार की जो छवि रहती है वो तानाशाह जैसी रहती है या प्रेशर रहता है जनता के बीच, तब वो सरकार जो है
तब उस सरकार में लोग बोलने से बचते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में 2018 चुनाव को उदाहरण दे रहा हूं, 2018 चुनाव में लगने लग गया था, बिल्कुल लोग मुखर हो चुके थे कि बस बहुत हो गया भाजपा, सही बता रहा हूं मैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो एक माहौल बनने लग गया था कि इस बार भाजपा जो है, लेकिन इतना बड़ा अंतर हो गया हमको भी अंदाजा नहीं था, लेकिन ये समझ में आने लगा कि भाजपा 2018 के चुनाव में हारेगी। तो वैसा माहौल छत्तीसगढ़ जैसा माहौल बंगाल में नहीं था। बंगाल में लोग जब भी पत्रकार जाके बात कर रहे थे, लोग बोलने से बच रहे थे, यानी कहीं ना कहीं दहशत थी। और उस दहशत का एक बड़ा कारण मैं समझता हूं, जो पिछले साल घटना घटी एक डॉक्टर, महिला डॉक्टर के साथ जो घटना हुई, उसने पूरे देश को हिला के रखा, पूरी मेडिकल कॉम को हिला के रखा। वो बच्चे जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं वो हिल गए थे। हमारे घर के परिवारों के कई बच्चे ऐसे थे जो उस घटना को देख के शॉक्ड हो गए थे। तो वो जो इम्पैक्ट था, बड़ा इम्पैक्ट, ये कानून व्यवस्था को और वहां की स्थिति को दर्शाता है, जिसका बड़ा इम्पैक्ट मुझे लगता है आज के चुनाव तक उसका आया होगा 100%। और जो रीति नीति है सरकार की, वहां की जिस तरह से चीजें वहां पर हुई, तोड़फोड़ हुई, और ये तमाम चीजें जो है, जो घटनाक्रम उस समय जिस घटनाक्रम को जो परिणाम लोग देख रहे थे, देश में देख रहे थे, वहां के लोग तो भुगत रहे होंगे, राज्य के लोग वो तो ज्यादा बेहतर जानेंगे। लोग खामोश होकर वोटिंग किए हैं और बहुत जबरदस्त चेंज आया है, जिसमें भाजपा सफल हुई है। ठीक है, चुनाव की जो गणितबाजी होगी, कुछ उसमें लगातार आरोप लगा रही कांग्रेस और विपक्षी, वो भी हो सकता है, कुछ असर डाला होगा उसने भी, 10-5 सीटों में 15 सीटों में किया होगा। लेकिन ये जो बड़ा चेंज है, ये निश्चित तौर पर भाजपा की सफलता है, इसमें बधाई देने में कोई गुरेज नहीं है। निश्चित तौर पर भाजपा कार्यकर्ता जो वहां पर मेहनत की है ग्राउंड लेवल पे जाके, उनका ये परिणाम है, मुझे ऐसा लगता है। एक बड़ा चेंज तमिलनाडु में भी आया है। बाकी सीटों में अपन ने जैसे देखा, कांग्रेस भी अपना सुधार कर रही है। जी हाँ, तमिलनाडु में देखिए जो बड़ा चेंज आया है, तमिलनाडु में देखिए जनरली मैं वहां की जो पॉपुलेशन को देखता हूँ, वो बहुत ज्यादा व्यक्ति पूजक जैसा रहता है। जैसे थेलापति है, वो एक तरह से वही फैमिली से आते हैं, हीरो वाली सीरीज। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपना एक इमेज बनाया उस क्षेत्र में, और जिस तरह से उन्होंने प्रचार करके अपना अभियान किया, ये उसका परिणाम वहां बहुत बड़ा चेंज आता है। मुझे डीएमके जो आए थे, जो कहना चाहिए उनका जूनियर, अभी एनटीआर की जो एंट्री हुई थी, इसी तरह की कुछ एंट्री थी। आप अगर पुराना इतिहास देखेंगे, एनटीआर भी अचानक इस तरह से एंट्री किए थे और एकदम से उनकी पार्टी जीत के आ गई थी और डीएमके वहां पर सत्ता में आ गई थी। तो मुझे लगता है इस तरह का चेंज वहां दिखता है। और तीसरी बात देखिए, कांग्रेस भी तेजी से सुधार कर रही है, 2 राज्यों में उनका अच्छा परफॉर्मेंस आया है। बंगाल में भी कुछ अच्छा उम्मीद था, बंगाल में और सुधार आना चाहिए था। मुझे उम्मीद थी कांग्रेस की सीट यहां पर बढ़ेगी, लेकिन जो भी हुआ परिणाम, तो बंगाल में थोड़ा सा कांग्रेस को नुकसान हुआ है। हालांकि उनका भी प्रचार प्रसार अभियान अच्छा चल रहा था, लेकिन बाकी 2 राज्यों में उनका बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। असम में भाजपा ने अपने परफॉर्मेंस को दोहरा दिया है, पुडुचेरी में वापसी की है, वहां से कांग्रेस हट के भाजपा ने वहां पर जीत दर्ज की है। तो एक तरह से ओवरऑल देखा जाए तो आज भाजपा के जश्न का दिन है, और इसमें जीत तो जीत होती है, और इसको जीत के जश्न के अवसर पे बधाई देना ही सबसे अच्छा समय। बाकी तो हम आगे के सब अवसरों पे भी जब अवसर आएगा तो आलोचना करते रहेंगे, लेकिन यार निश्चित तौर पर भाजपा का दिन है और भाजपा ने बड़ी जीत दर्ज की पूरे देश में। चलिए ठीक है, वासु जी कुछ कहना चाह रहे थे शायद। जी वासु जी, आप बोलिए। दिव्यांशु जी, देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, जैसा आपने ही बताया कि 2016 में भारतीय जनता पार्टी की बंगाल में 3 सीट थी, 2021 में ये बढ़ के 77 हो गई। यानी इसके पीछे की मेहनत भारतीय जनता पार्टी का, चाहे केंद्र का मंत्री क्यों ना हो, चाहे सांसद क्यों ना हो, चाहे बूथ का कार्यकर्ता क्यों ना हो, उन्होंने जी तोड़ मेहनत की है। जी तोड़ मेहनत करके आज जो परिणाम 2026 में आपको दिख रहा है, ये 200 सीटें हमारे कार्यकर्ताओं, हमारे नेताओं की मेहनत है। अगर मैं आपको नाम बताऊं, गृह मंत्री अमित शाह जी 50 से 55 रैली रोड शो किए हैं, उसके बाद जब कलकत्ता लौटे थे तो रात के 2-2 बजे तक मीटिंग करते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार 20 से 25 रैलियां किए, रोड शो किए, वो अलग, वो भी मीटिंग किए हैं। यानी हमारे अगर कार्यकर्ता और नेताओं के आप मीटिंग और परिश्रम को देख लेंगे, परिश्रम की पराकाष्ठा भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता करते हैं, तब ये जाके रिजल्ट दिखता है कि 200 के पार बंगाल में कोई सोच भी, कल्पना भी नहीं कर सकता था। जहां पार्टी 10 साल पहले 2 सीट थी, आज 200 से ज्यादा पार्टी की सीट आ रही है। तो ये कल्पना से परे है, क्योंकि मेहनत है पार्टी की। और दूसरी बात जो कह रहे हैं, अमित जी कह रहे थे, देखिए ये सवाल बड़ा अजीब है दिव्यांशु जी। कांग्रेस केरल में जीत गई, वहां पर चुनाव आयोग ने अच्छा काम किया। विपक्षी पार्टी तमिलनाडु में जीत गई, विभाग को चुनाव आयोग ने अच्छा काम किया। लेकिन भाजपा जहां जीत जाती है, वहां पर ये अलग अलग तरीके खोजने लग जाते हैं। दिक्कत इसमें नहीं है दिव्यांशु जी, दिक्कत इसमें है जब हार का ठिकरा आप जनता और चुनाव आयोग पे फोड़ने के बजाय
राहुल गांधी जी पे फोड़ेंगे। आपके जो शीर्षस्थ नेता हैं उनकी कमियों को अगर आप नजरअंदाज करते रहेंगे तो हाल ऐसा ही चलते रहेगा, आपकी पार्टी आगे नहीं बढ़ेगी। इसको पहले आपको सोचना पड़ेगा। दूसरी बात है राहुल गांधी जी तो वही नेता है, राहुल गांधी जी इसे एक मिनट एक बात और एक दिव्यांशु जी एक बात और, राहुल गांधी जी वही नेता है, लोकसभा के समय 95 चुनाव उनके नेतृत्व में चुनाव हार चुके थे, आज उनका शतक हो गया है, यानी 100 चुनाव उनके नेतृत्व में हार चुके हैं। एक छोटा सा आंकड़ा और दे रहा हूं, यानी भारतीय जनता पार्टी इन 10 से मोदी जी के जीतने के बाद 10 से 12 सालों में 4000 से ज्यादा विधायक जीतने का ट्रैक रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी के पास है, और वही उल्टा कांग्रेस के पास 3000 से ज्यादा विधायक वो हारे हैं इस 10 से 12 साल में। ये राहुल गांधी जी का ट्रैक रिकॉर्ड है। तो चिंता करने की जरूरत राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं को है, बल बजाय चुनाव आयोग और जनता पे टिकरा पड़ेगा। ठीक है, अमित जी आपकी टिप्पणी। देखिए, कहते हैं ना, वासु शर्मा जी ने बहुत सारे आरोप लगाए। मैं तो सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि वोट देना संवैधानिक अधिकार है, और कहीं ना कहीं अगर मौलिक अधिकार जो है, संविधान ने अधिकार दिया वोट देने का, और बड़े स्तर पे अगर आप नाम हटाते तो कहीं ना कहीं उनके अधिकारों पे आप हस्तक्षेप करते, जिसका असर पड़ता है। और निश्चित तौर पे मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि यह पूरी चुनाव प्रक्रिया जो चुनाव के ऐन पहले लाई गई, क्या ये संवैधानिक अधिकार का मामला नहीं है? और मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि कितने लोगों ने आवेदन किया, कितने लोगों का आपने नाम काटा, कितने लोगों ने अपील की, और कौन कौन से जिलों में आपने नाम काटा, उसको आप अभी तक आपने डिस्क्लोज नहीं किया है। दूसरा, मैंने कहा ना, चुनाव के ठीक पहले हम जो टाइमिंग पे प्रश्न उठा रहे हैं कि ये टाइमिंग खुद सब कुछ बयान कर रही है, हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप कह रहे थे वासु जी 100 चुनाव हारे और इतना 18 घंटे प्रधानमंत्री जो है लगातार काम कर रहे हैं, गृह मंत्री जी काम कर रहे हैं। वासु शर्मा जी 55 रुपए से 95 रुपए पहुंचा दिए 18 घंटे काम करके। दूसरा, आपने कहा तो मैं आपको बता दूं कि इतनी सारी रैलियां वो छत्तीसगढ़ में भी किए थे, मध्य प्रदेश में भी किए थे, राजस्थान में भी किए थे, वहां तो सरकारें नहीं आई। लेकिन लगातार मैं आपके माध्यम से एक ही चीज कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का जो आप अभी अपना रहे हैं, मुझे किसी की पंक्तियां याद आती है दिव्यांशु जी की, हमने इस दौर में फैसले निराले देखे हैं, फैसला कत्ल के कातिल के हवाले देखे हैं। और लगातार जिस प्रकार से मैंने कहा ना कि आज दिन वासु जी का है, मैंने शुभकामना मैंने पहले भी दी, लेकिन वासु जी आपको मैं बड़े भाई होने के नाते एक सजेशन भी देना चाहता हूँ, क्योंकि आप मेरे बहुत प्रिय अनुज हैं। राजनीति हो चाहे दूसरी चीज हो, कहते हैं ना कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, उसी प्रकार से कहते हैं ना कि छोटी सोच और पैर में मोच आदमी को बहुत आगे नहीं ले जाती है। मैंने तो आपको बधाई दी, लेकिन आपने मुझे केरल की जीत की बधाई नहीं दी वासु जी। चलिए, वासु जी वो कह रहे हैं कि उन्होंने तो आपको बधाई दी, आपने बधाई नहीं दी केरल की, क्या कहेंगे? दिव्यांशु कर गए होंगे मैंने तो कहा ना, केरल में कांग्रेस पार्टी केरल नहीं दिव्यांशु जी केरल में, आप 2 मिनट, केरल में मैंने तो कहा ना, केरल में जब कांग्रेस पार्टी जीत गई तो उसमें चुनाव आयोग इनको अच्छा काम कर रहा है, यही दिक्कत है। जनता भी देख रही है दिव्यांशु जी, यानी आप जहां जहां जीतेंगे, चाहे हिमाचल जीत जाइए, चाहे और कर्नाटक जीत जाइए, तो वहां पर चुनाव आयोग ने अच्छा काम किया। और जहां तक वोट काटने की बात है, वोट काटने का तरीका है, वोट कटा है जिसके पास। अगर दिव्यांशु जी मैं आपसे पूछता हूं, SIR में आप रहते हैं, छत्तीसगढ़ में रहते हो, हमारे यहाँ भी SIR हुआ, आपका मेरा नाम तो नहीं कटा ना, आपका मेरा नाम तो नहीं कटा ना भाई, इसलिए जिसके पास अगर दस्तावेज होंगे उसका नाम नहीं कटेगा, ये प्रैक्टिकल बात है, इसको गुमराह करने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग केवल उसी का नाम काट सकता है जिसके पास दस्तावेज नहीं हो, ऐसे जिसके पास दस्तावेज हो उसका नाम नहीं काट सकता भाई। यानी घुसपैठियों का समर्थन मत करिए, घुसपैठिए देश के लिए नुकसानदेह है, क्या परिणाम बदलेंगे और अधिकार मिल जाएगा। तो चलिए, समय की बाध्यता है। अरे आप बहुत सारे ऑप्शन है, और ऑप्शन है वो जाएंगे आगे, उनका नाम जुड़ेगा। गंगेश जी से एक टिप्पणी लेते हैं, गंगेश जी से छोटी सी टिप्पणी, उसके बाद मेरा ये कहना है जो नाम लोग नहीं दिखा पाए उसका नाम कटा है। ठीक है, गंगेश जी आपकी एक संक्षिप्त टिप्पणी हो जाए, उसके बाद चर्चा को समाप्त करेंगे। जी गंगेश, सबसे पहले तो मैं भी जी सबसे पहले तो अमित भाई को बधाई मेरी तरफ से भी, क्योंकि मैंने बधाई नहीं लेकिन उल्लेख किया दोनों जगह का जीत का, और एक जगह पिछड़ने की एक मलाल है। दूसरा, पश्चिम बंगाल में मुझे लगता था और बेहतर कर सकती थी कांग्रेस, जिस तरह से वर्किंग हो रही थी, और ये चुनाव जो है बिहार की तरह से नहीं था, बिहार से अलग था। इसकी भी मतलब इसमें निश्चित तौर पर भाजपा ने बहुत मेहनत की है, जो वासु जी बोल रहे थे, कार्यकर्ताओं की मेहनत है निश्चित तौर पर दिख रही है। दूसरा, एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त थी, जिसका परिणाम
ये इतना ड्रास्टिक चेंज जो आता है, ये बड़ा एंटी इनकम्बेंसी का परिणाम रहता है, इस तरह का परिणाम जो आता है। तो ये है निश्चित तौर पे। और फिर से मैं एक बार दोहरा दूं कि आज भाजपा का दिन है, भाजपा के लोगों को बधाई देने की जरूरत है, उनकी मेहनत आज रंग लाई है। कांग्रेस के भी मेहनत का दिन है, 2 राज्यों में उन्होंने बहुत अच्छा किया है, उनको भी बहुत बधाई है। ठीक है अमित जी, जल्दी से कुछ कहना चाह रहे तो अपनी बात पूरी कर लीजिए। निश्चित तौर पे आपने जी विजय की बात की थी, वो मेरे बहुत ही फेवरेट एक्टर है, मैं उनकी मूवीज देखता हूँ और निश्चित तौर पे मुझे भी वो बहुत पसंद है और उन्हें भी शुभकामनाएं, बधाई। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने, जितने भी आज जीते हैं वो सभी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने मेहनत की है भाई, मेहनत की है तभी तो परिणाम आया। चलिए मेहनत का परिणाम है सारे जी लोगों का। बिल्कुल सही कहा। चलिए बहुत बहुत किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो समय की बाध्यता के चलते इस चर्चा को मैं समाप्त करना चाहूंगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।